हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष चावला, मैथ्स लेक्चरर इन रेजोनेंस एडवेंचर लिमिटेड। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का टर्म 2 का जो पेपर हुआ है और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक, ठीक है। और इसका जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कोड नंबर 430/4/3। ये कोड का पेपर डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर जो था बेटा वो 2 आवर्स का था और मैक्सिमम मार्क्स 40 थे और इसमें 3 सेक्शन डिवाइडेड थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन में बेटा 6 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था और वहां पे आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड थी, ठीक है ना। नेक्स्ट सेक्शन बी था जिसमें हमारे पास 4 क्वेश्चंस थे, दैट इज फ्रॉम 7 to 10 एंड ईच कैरी 3 मार्क्स। इसमें भी हमें इंटरनल चॉइस प्रोवाइडेड थी 1 क्वेश्चन में ओनली, है ना। सेक्शन सी की बात करते हैं, अगेन 4 क्वेश्चंस थे एंड ईच कैरी 4 मार्क्स। यहाँ पे भी हमारे पास इंटरनल चॉइसेस थी। यहाँ पे 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी थे हमारे पास, ओके। और इंटरनल चॉइस ओनली 1 क्वेश्चन में थी, ठीक है। और बस दैट्स इट। तो हमें टोटल 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेक्शन ए, और इस सेक्शन में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था बेटा। तो पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 3, 8, 13 अप टू 253। इस एपी की हमें 15th टर्म बतानी है फ्रॉम द एंड, ओके। तो देखो बेटा यहाँ पे 3, 8, 13 एंड सो ऑन टिल 253, ठीक है। अगर इसको हम देखो बेटा लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे तो ये एपी है, और राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे तो भी ये एपी होगी, ठीक है। अब अगर राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे तो इसको अपन ऐसे बोलेंगे 253। अब देखिए अपन ऐसे जा रहे हैं तो +5 का डिफरेंस चल रहा है, +5 होता जा रहा है। लेकिन अगर अपन इसको उल्टा रीड करेंगे तो -5 का डिफरेंस होगा। ऐसे जा रहे हैं तो +5 का डिफरेंस है बेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो -5 का डिफरेंस होगा। 253 में से -5 किया तो 248 आएगा, 248 में से -5 किया तो 243 आएगा एंड सो ऑन, लास्ट में 8, 3। अब देखिए इस एपी की हमें 15th टर्म फ्रॉम द एंड बतानी है, 15th टर्म फ्रॉम द एंड बतानी है। तो इस एपी की 15th टर्म फ्रॉम द एंड बताना मतलब इस एपी की 15th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग बताना, बात एक ही हुई, ठीक है। तो इस एपी की 15th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग बता दीजिए, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि एंड से निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो 15 टर्म फ्रॉम द एंड हम इस तरह से निकाल पाएंगे। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई ए, दैट इज 253। कॉमन डिफरेंस देखें, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, सो 248 माइनस 253, तो डी हो जाएगा बेटा -5। आपको कौन सी टर्म बतानी थी? 15th, सो द 15th टर्म इज a प्लस, हमें फॉर्मूला याद है nth टर्म का, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना बेटा। तो n हमारा यहाँ पे 15 है, तो 15 माइनस 1 इंटू डी। तो 15th टर्म फ्रॉम द एंड इज a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a सर? 253 प्लस 15 माइनस 1 सर 14 हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी है सर? -5 है। So 253, 14 into -5, so -70 हो गया ये, ठीक है, -70 हो गया। तो नाउ 3 - 0 दैट इज 3, 5, 3 और 5 8, 183। सो द 15th टर्म फ्रॉम द एंड शुड बी 183, ठीक है। समझ में आ गया होगा, हमने कुछ नहीं किया, ये जो गिवन एपी थी इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, है ना। 15th टर्म फ्रॉम द एंड इस एपी की 15th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इस एपी की कहलाएगी, और वो nth टर्म का फॉर्मूला हम जानते ही, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे में चॉइस थी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में ही, हमें इस एपी की नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी है बेटा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो आ रही है √5, सेकेंड टर्म आ रही है वो √20। √20 को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये देखो 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√5। थर्ड टर्म की बात करें तो √45 है। 45 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 5, तो दैट इज 3√5, सही है। तो ये हमारी एपी की फर्स्ट टर्म हो गई √5, सेकंड हो गई 2√5, थर्ड टर्म हो गई 3√5। तो ये आपकी एपी कुछ इस तरह से बन रही है
√5, देन 2√5, देन 3√5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस, टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो। सो 2√5 में से हमने √5 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया √5। सो द कॉमन डिफरेंस इज √5। तो अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? देखिए कॉमन डिफरेंस √5 है, इसमें आप कॉमन डिफरेंस जोड़ दोगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 3√5 प्लस √5, तो सर 4√5 आएगा। नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी? इसमें वापस से आप प्लस √5 कर दो तो 4√5 प्लस √5 कितना हो जाएगा सर? 5√5 हो जाएगा। ये आपकी नेक्स्ट टर्म आ गई। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करके इस तरह से सॉल्व करना था, तभी आपको दिखाई देगा कि √5, 2√5, 3√5 समझ में आ जाएगा कि √5 का डिफरेंस चल रहा है बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू टेंजेंट्स पैरेलल टू ईच अदर ऑफ अ सर्कल इज 13, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, देखिए यहाँ पे ये एक सर्कल है और यहाँ पे कह रखा है कि जो दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 है, तो हमें सर्कल का रेडियस बताना है। तो देखिए ये दो पैरेलल टेंजेंट्स बना दिए मैंने, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स बना दिए अपन ने। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर बना दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, सेम वे रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। क्लियर है? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, यहां पे इस सेंटर O पे लेट्स से इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दिया। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट O से एक लाइन बनाई जो कि इस लाइन के पैरेलल है। ये मैंने लाइन बना दी, इसके पैरेलल मैंने ये लाइन बना दी यहां से। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, को इंटीरियर का सम 180 होता है। अगर ये 90 है तो बेटा ये भी 90 होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, अब सेम में देखो बेटा, ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल है। ये दोनों लाइंस पैरेलल क्यों है? क्योंकि देखो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल थी और हमने इसको इस लाइन के पैरेलल बनाया, तो ऑटोमेटिकली ये लाइन भी इसके पैरेलल हो जाएगी। तो अगेन ये दोनों लाइंस पैरेलल है, अगर ये 90 है तो बेटा ये भी 90 हो जाएगा। अगेन क्यों? क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 है तो बेटा ये भी 90 होगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो AOB है, इनके ये एडजेसेंट एंगल का सब 180 डिग्री आ रहा है, 90 + 90। तो इसका मतलब है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है बेटा? हमारी स्ट्रेट लाइन है ना। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, और इन दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस AOB ही हुआ फिर तो, नहीं ये पैरेलल डिस्टेंस। ठीक है, इन दो पैरेलल लाइन के बीच का ये डिस्टेंस हुआ। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा था 13, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? 13, और AB यानी 13 हो गया। और अगर आप ध्यान से देखो तो AB तो डायमीटर हो गया, है ना। तो 2R = 13, सो R शुड बी इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6.5। यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर। सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6.5। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमें ये प्रूव करना था कि ये जो AOB है वो एक स्ट्रेट लाइन है। फिलहाल हमने सिर्फ O को A से ज्वाइन किया था, O को B से ज्वाइन किया था, हमें ये नहीं पता था कि AOB स्ट्रेट लाइन है। इसको हमने प्रूव करा है कि AOB स्ट्रेट लाइन है। कैसे प्रूव किया? इस एंगल को 90 डिग्री लाए, इस एंगल को भी 90 डिग्री लाए, इन दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हुई। इस तरह से हमने इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करा। और ये जो डिस्टेंस था इन पैरेलल लाइन के बीच का था, और ये डायमीटर का भी काम कर रहा है, इसलिए 2R = 13, तो R = 13/2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मॉडल क्लास उस क्लास को बोला जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? 13। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो रही है, तो ये हमारी मॉडल क्लास हुई। तो मॉडल क्लास की हमें कौन सी लोअर लिमिट चाहिए मॉडल क्लास की? तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 65। ठीक है, ये तो 65 आ गई, इसको अपन साइड में रख देते हैं फिलहाल। अब हमें क्या चाहिए? अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की अपर लिमिट निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन कैसे निकालते हैं? ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो लेस देन वाली लिखते हैं। इसको अपन ऐसे रीड करेंगे 55 से लेस देन 55, तो फ्रीक्वेंसी लेस देन 55 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 10, दैट इज 10 एज इट इज। लेस देन 60
लेस देन 60 में ये दोनों ग्रुप आएंगे तो दोनों को ऐड कर दो, 10 और 15 दैट इज 25। लेस देन 65 में ये तीनों ग्रुप आ जाएंगे, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, 10 15 25, 25 प्लस 8 दैट इज 33। सही है। लेस देन 70 में इन चारों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 46। ठीक है। लेस देन 75 में इन पांचों को ऐड कर दो, 46 प्लस 9 55। लेस देन 80 में इन सबको ऐड कर दो तो 55 प्लस 5 दैट इज 60। ठीक है बेटा। तो ये जो आखिरी में आता है ना, ये आपको रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। ये जो होता है रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। तो अब मीडियन क्लास किसको बोलते थे? जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से ग्रेटर हो। तो 60 का हाफ हो गया बेटा 30। तो वो क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 से ग्रेटर है, 30 से ग्रेटर जस्ट नजर कौन आ रहा है? 33। तो यानी 60 टू 65 आपकी मीडियन क्लास हुई, और मीडियन क्लास की हमें कौन सी लेनी थी? अपर लिमिट लेनी थी। सो द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, sorry, so the upper limit of the median class is 65. Clear? Less than 55 10, less than 60 25 correct है, 25 plus 8 33, 33 plus 13 46, 55 60 ये भी सही है बिल्कुल। So the cumulative frequency मीडियन क्लास इसको बोला जाएगा जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से ग्रेटर हो। n हमारा 60 है तो 60/2 30, 30 से जस्ट ग्रेटर 33 आ रहा है, और इसकी हमें अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो यानी ये आया 65 आया हमारा, है ना। तो 65 तो हो गई मीडियन क्लास की अपर लिमिट, है ना बेटा। 65 तो हो गई हमारी मीडियन क्लास की अपर लिमिट। अब मॉडल क्लास की हमें लोअर लिमिट चाहिए थी। मॉडल क्लास हमने किसको बोला था? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी। तो फ्रीक्वेंसी तो 15 की थी। ओके, शायद हमने पहले गलत मार्क कर दिया, ये नहीं है। तो ये हमारी मॉडर्न क्लास हुई। अगर ये मॉडल क्लास हुई तो इसकी हमें लोअर लिमिट लेनी है, दैट इज 55। इसको करेक्शन कर लीजिए, 65 नहीं 55 ही होगा। तो इन दोनों को अपन ऐड किया, ये मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हो गई, ये मीडियन क्लास की अपर लिमिट हो गई। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है। मॉडल क्लास किसको बोला जाता है? वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो इन गिवन में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 15 ये नजर आ रही है, तो ये आपकी मॉडल क्लास हुई। मॉडल क्लास की कौन सी लेनी थी बेटा? हमें लोअर लिमिट लेनी थी। लोअर लिमिट कितनी है? 55, वो आ गई यहाँ पे। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास लेनी थी। मीडियन क्लास कौन सी आई? जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 से ज्यादा थी, यानी ये 33 आ रहा है, ये 60 टू 65 आ रहा है। इसकी अपर लिमिट लेनी थी, दैट इज 65, तो 65 होगी। इन दोनों का सम हमें करके दिखाना था, तो 55 प्लस 65 तो ये हो जाएगा बेटा 120, ये हो जाएगा 120। तो इसका आंसर बेटा 120 आएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट इज 15 एंड द बेस रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। पाई को हमें 22/7 अज्यूम करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक कोन दे रखा है जिसका हाइट है 15 और रेडियस है 8। रेडियस तो बेटा 8 है और हाइट कितनी है? हाइट है हमारी 15 सेंटीमीटर। यूनिट्स का ध्यान रखना। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल, है ना। एल हमें नहीं पता, एच और आर पता है, एल नहीं पता। तो देखो, एल एच और आर में रिलेशनशिप होता है, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है बेटा यहाँ पे? 15, आर कितना? 8, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो अंडर रूट ऑफ 289 दैट इज 17। तो बेटा एल तो हमारे पास आ गया 17, एल आ गया 17। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, पाई आर एल दैट इज 22/7। पाई की जगह, आर की जगह हमें 8 यूज करना है और एल की जगह 17 यूज करना है। सही है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इन तीनों को, 22 इंटू 8 इंटू 17, देन फाइनली डिवाइड कर दीजिए 7 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो फाइनल जो कैलकुलेशन आएगी 22/7 इंटू 8 इंटू 17, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 427.428, 427.428। ये इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 7 से डिवाइड तो होगा ही नहीं। 427.428 यूनिट क्या आएगी? एरिया बता रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा, है ना। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये पार्ट ए हुआ इसका। नेक्स्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616, देन फाइंड इट्स रेडियस। पाई को अगेन 22/7 लेना है। हमें क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे रखा है, रेडियस बताना है। स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है, ये फॉर्मूला हमें याद है, जो कि हमें 616 दे रखा है बेटा, और हमें रेडियस निकालना है। तो देखिए r का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 616 डिवाइडेड बाय 4π, पाई की जगह अपन रख देंगे 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा बेटा। अब देखिए 616 को 22 से डिवाइड करते हैं तो ये कटेगा 28 टाइम्स। 616 22 से कट जाएगा 28 टाइम्स, और 28 को 4 से काट दीजिए बेटा 7 टाइम्स। तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7, सो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7, दैट इज 7। तो यानी इसका जो रेडियस आएगा ना बेटा 7 आएगा। यूनिट्स के साथ दिखे तो रेडियस जो आएगा आपका सेंटीमीटर में आएगा, है ना, क्योंकि जो एरिया था वो स्क्वायर सेंटीमीटर में था, यूनिट सेंटीमीटर में आएगी, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन था, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना था, कुछ करना ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें फैक्टराइज करना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्व फॉर x मतलब x की वैल्यू निकालना है। देखिए पहले तो अपन क्या करें, इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले लिया 4, तो ये हो जाएगा बेटा 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 4 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर के कोफिशिएंट से तो आएगा सर 24। 24 के दो फैक्टर्स करो जिससे मिडिल टर्म आ जाए, दैट इज 14, तो आंसर इज 12 and 2। तो 8x स्क्वायर 14x को लिख दिया 12x प्लस 2x, यहां से आप 4x कॉमन ले सकते हो तो ब्रैकेट में रह जाएगा सर 2x प्लस 3। यहां से आप 1 कॉमन ले सकते हो तो ब्रैकेट में रह जाएगा 2x प्लस 3। अब इन दोनों में से आप 2x प्लस 3 कॉमन ले लो, अब यहाँ देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। अगर 2x प्लस 3 0 हुआ तो x की वैल्यू आएगी बेटा -3/2, अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू आएगी -1/4। सो फाइनली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे -3/2 एंड -1/4। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये हमें एक टेबल दे रखी है ना, और हमें निकालना है मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग। ओके, मोड निकालना है एक तरह से, तो है ना। पहले तो अपन मॉडल क्लास को ढूंढे। मॉडल क्लास किसको बोलेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी देखिए सबसे ज्यादा किसकी, ये फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ फैमिलीज बेसिकली 20, 45, 80, 55। देखिए 80 सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपन F1 बोलते हैं। मॉडल क्लास से जो आगे वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को अपन F2 बोलते हैं, और उसकी प्रीवियस वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को अपन F0 बोलते हैं। ये आपकी मॉडल क्लास है, तो ये आपकी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास हो गई। क्लास साइज की बात करें, क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 7 - 5, तो ये आपकी क्लास साइज आ गई 2। मॉड का फॉर्मूला जानते हो बेटा, मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला होता है। वैल्यूज डाल दीजिए बेटा, L कितना है हमारा 5 है, F1 कितना है सर 80 है, F0 कितना है 45 है, ठीक है, और ट्वाइस ऑफ F1 यानी 80 का डबल दैट इज 160 माइनस F0 45 माइनस 55 इंटू H कितना है सर, H तो 2 है। सो नाउ 5 प्लस 5, 80 में से 45 गया तो बचेगा 35, 45 और 55 100 हो जाएगा, 160 में से 100 गया तो 60 बचेगा इंटू 2, 2 से ये कट जाएगा 60 30 टाइम्स, और 5 से काट दीजिए ये 7 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। तो 5 प्लस 7/6, 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 को 6 से डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 7 1 जा 7, बचेगा 1 0, तो 6 टाइम जाएगा, सॉरी 1.16 सॉरी, तो ये आ जाएगा आंसर 6.16। ठीक है, 7 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, बचेगा 1, डॉट लगाएंगे 0, फिर वापस 1 टाइम तो बचेगा 4, तो 6, यस। तो 1.16 और 6.16 ये इसका आंसर हो जाएगा।
फाइंड द मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग पर फैमिली। सो इसका आंसर आ जाएगा 6.16। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल मोड निकालना था, फॉर्मूला लगा दिया, सो वी कैन फाइंड। ओके, तो 6.16 यूनिट देनी पड़ेगी इन हेक्टर्स। ठीक है, एरिया ऑफ लैंड 6.16 हेक्टर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड वी नीड टू डिवाइड इट इन द रेशियो 5:3। हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है 7 का, जिसको हमें 5:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर हो। ए बी उसको नाम दे दिया, दिस इज ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, इस ए बी के साथ एक एक्यूट एंगल बना लीजिए। ये मैंने एक एक्यूट एंगल बना लिया। ठीक है, ये मैंने कोई एक एक्यूट एंगल बना लिया। ठीक है, अब क्या करें, हमें इसको 5:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो देखिए 5 और 3 दोनों को ऐड कर दीजिए। 5 और 3 को ऐड किया तो आया 8। तो आप क्या करें, कंपास लीजिए, कंपास पे कोई भी एक रेडियस सेलेक्ट करिए और ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क काटा, फिर इस आर्क को सेंटर मानते हुए दूसरा आर्क काटा। हम टोटल ऐसे कितने आर्क्स बनाएंगे जितना इन दोनों का टोटल आ रहा है। 5 + 3 दैट इज 8। तो हम 8 आर्क्स बनाएंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इन पॉइंट्स को आप नाम दे सकते हो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। ठीक है, अच्छा, और ये जो आखिरी वाला पॉइंट है उसको B से आप ज्वाइन कर दीजिए। ये जो आखिरी वाला पॉइंट है इसको आप B से ज्वाइन कर दिया हमने। ये जो आखिरी वाला पॉइंट था इसको हमने B से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस रेशियो में जो पहला टर्म था वो था 5 था। 5 मतलब A5। तो आप A5 से एक लाइन बनाइए जो कि A8B के पैरेलल हो। A5 से आप एक लाइन बनाइए A5 से आप एक लाइन बनाइए जो कि A8B के पैरेलल हो। इस तरह से ये आप लाइन बनाइए। ये लाइन इस AB को जहां कट करेगी उस पॉइंट को नाम दे दीजिए C। तो C ही एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट AB को 5:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या किया, सिंपल लाइन सेगमेंट बनाया ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। इस A पे हमने एक्यूट एंगल बना दिया। कितने आर्क्स बनाए, जितना इनका टोटल था दैट इज 8। लास्ट वाले पॉइंट को, लास्ट वाले आर्क को हमने से ज्वाइन कर दिया B से। पहला था हमारा 5, तो इस 5 से हमने लाइन बनाई जो कि A8B के पैरेलल थी। तो ये लाइन जहां इस AB को कट करेगी उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया C। और ये C वही पॉइंट होगा जो कि AB को 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा। इसमें आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी पड़ेगी, नहीं तो खैर अब तो सब कुछ हो चुका है मेरे ख्याल से, होप सो आपने लिखी होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If x equal to 3 is the root of the quadratic equation 2x² + px + 30 = 0, then find the value of p and the other root of the quadratic equation. ओके, देखो इसने कहा कि x = 3 इसका रूट है। तो अगर x = 3 इसका रूट है तो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अपन x की जगह 3 डाल देते हैं बेटा। 2, 3 का स्क्वायर, p × 3 + 30 = 0। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 2 18 प्लस 3p + 30 = 0। 30 + 8 48, तो 3p = -48। तो p की वैल्यू होगी बेटा -16। p की वैल्यू कितनी आ गई, -16 आ गई। ठीक है, अब इसने कहा देन द अदर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो p की वैल्यू अपन -16 निकाल चुके हैं और इसका हमें अदर रूट निकालना है। तो देखो बेटा एक और चीज आप समझो कि अदर रूट निकालना है ना अपन को। तो p की जगह -16 पुट कर दो इस इक्वेशन में, है ना। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि हमारा p -16 है ना। तो -16x + 30 = 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा x² - 8x + 15 = 0। 15 के फैक्टर करो जिससे 8 आ जाए। 15 के फैक्टर होते हैं 3 और 5, तो इसको अपन ब्रेक कर देंगे। x² - 3x - 5x + 15 = 0। यहाँ से अपन ने x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रह जाएगा x - 3। यहाँ से -5 कॉमन ले लो बेटा
तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप x माइनस 3 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 जाए, तो यानी x की वैल्यू या तो 3 आएगी या फिर 5 आएगी। इसका एक रूट ऑलरेडी 3 दे रखा था, तो हमसे अदर रूट की बात हो रही थी, तो इसका मतलब अदर रूट जो होगा वो 5 होगा, अदर रूट जो होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, पी भी निकाल लिया, अदर रूट की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 5 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इफ द एरिया ऑफ द पार्क इज 250 स्क्वायर मीटर देन फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क। देखिए इसने कहा कि जो लेंथ है ना वो 5 मीटर मोर है कम ऑफ ट्वाइस द ब्रेथ। तो ब्रेथ को मैं b मान लेता हूं, तो यानी इसकी जो लेंथ होगी वो 5 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो यानी l हो गया आपका 5 प्लस 2b, और एरिया हमें दे रखा है पार्क का 250। रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 250। लेंथ की जगह बेटा 5 प्लस 2b लिख दो, तो 5 प्लस 2b इंटू b इज इक्वल्स टू 250। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 5b माइनस 250 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 माइनस 250 इंटू 2, तो ये हो गया माइनस का 500। अब माइनस 500 के दो फैक्टर्स करो जिससे प्लस 5 जनरेट हो, तो इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं 25 का प्लस माइनस का 20। ठीक है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 500 आएगा, 25 और माइनस 20 को ऐड करोगे तो प्लस 5 आएगा। तो ये फैक्टराइज हो गया हमारा इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 25b माइनस 20b माइनस 250 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा अपन ने यहाँ से तो b ही कॉमन लिया जा सकता है, तो बचेगा 2b प्लस 25, और यहाँ से आप माइनस 20 कॉमन ले लो, सॉरी माइनस 20 नहीं, आप ले लीजिए 10। ठीक है ना, 10 कॉमन ले लिया अपन ने ना, 10 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 2b प्लस 25 इक्वल टू 0। तो b माइनस 10 या फिर 2b प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो b माइनस 10 0 हो जाए या फिर 2b प्लस 25 0 हो जाए। तो अगर जब b माइनस 10 0 होगा तो बेटा b की वैल्यू 10 आएगी, और अगर ये 0 हुआ तो b की वैल्यू माइनस 25/2 आएगी। अब देखिए ब्रेथ नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दो, तो ब्रेथ हो गई हमारी 10। तो लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, b की जगह 10 डाल दो, 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 5 दैट इज 25। सो लेंथ शुड बी 25। यूनिट जरूर लिखिए मीटर, लेंथ इज 25 मीटर, ब्रेथ इज 10 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, लेंथ इज 25 मीटर, ब्रेथ इज 10 मीटर। ठीक है, सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी जिसको मैं फैक्टराइज कर लिया और सॉल्व हो गया, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now the next question is, the sum of first n terms of an AP is given by Sn equal to 3n square plus 2n, then find the AP। हमें AP बता करनी बेटा, है ना। तो देखिए हमें Sn गिवन है, that is 3n square plus 2n, और हमें AP डिटरमाइन करनी है। AP डिटरमाइन करने के लिए हमें A और D निकालना पड़ेगा बेटा। तो अपन ने क्या किया, पहले n की जगह 1 डाल दिया, तो यह जगह S1 that is equal to 3 into 1 का स्क्वायर 2 into 1, तो यह आ जाएगा बेटा 5। तो यानी S1 हमारा 5 आ रहा है। और अगर हम AP की बात करें, देखो AP को इससे रिप्रेजेंट करेंगे A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। ठीक है, तो S1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म से लेते हुए फर्स्ट टर्म तक का ही सम निकालना है। तो यानी S1 बेसिकली आपका A रिप्रेजेंट कर रहा है। S1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A, तो यानी A की वैल्यू 5 आ गई बेटा। नेक्स्ट टाइम आप N की जगह 2 डाल दो बेटा, N की जगह 2 डाल दो इसके अंदर, तो S2 आएगा। S2 की वैल्यू जाएगी 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, n की जगह 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 12, 2 इंटू 2 हो गया 4, तो S2 हो गया बेटा 16। X2 कितना आ गया हमारा, 16 आ गया। S2 का मतलब क्या होता है, पहली दो टर्म का सम, पहली दो टर्म का सम। तो यानी जो S2 है वो आपका A और A प्लस D रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, A आप निकाल चुके हो 5, तो 16 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5 10 प्लस D, तो D की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 10 दैट इज 6। तो D 6 आ चुका है बेटा, D 6 है हमारा और A 5 है, और A और D आते ही हमारी AP तैयार हो जाएगी। तो पहली टर्म A दैट इज 5, दूसरी टर्म A प्लस D यानी कि 5 और D को जोड़, सॉरी 5 और 6 को जोड़ो 11, फिर A प्लस 2D, A कितना है 5,
ट्वाइस ऑफ डी जोड़ो, 6 + 6 12, तो 5 + 12 दैट इज 17। तो ये आपकी एपी तैयार हो गई, 5, 11, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, बड़ा सिंपल था। पहले n की जगह 1 डाला तो S1 आया, S1 क्या रिप्रेजेंट करेगा A, फिर n की जगह 2 डाला तो S2 आया, S2 की वैल्यू कितनी है 16, S2 क्या रिप्रेजेंट करेगा पहली दो टर्म का सम, A आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, वैल्यू डाल दी, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग एंड इट्स मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट assuming that there is no slack in the string। ओके, देखिए ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी काइट है, ये स्ट्रिंग से बंधी हुई है ना। स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है 100 मीटर है, और ये स्ट्रिंग ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री बना रही है। तो आपको क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, काइट की हाइट, ये हाइट, दिस हाइट वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, √3 की वैल्यू में 1.73 अज्यूम करनी है। तो देखिए इस एंगल के लिए ये हुआ परपेंडिकुलर और ये 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशनशिप होता है साइन का, तो इस ट्राइंगल में आप साइन लगाइए, साइन ऑफ 60 डिग्री। तो सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 60 कितना होता है सर √3/2 होता है, सो √3/2 इक्वल्स टू h/100। तो यानी h की वैल्यू हो जाएगी, h हो जाएगा, देखो 2 से 100 काट दीजिए 50 टाइम्स, तो h की वैल्यू हो जाएगी 50 × √3, और √3 की वैल्यू आप पुट कर दो, दैट इज 1.73। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 35 और 1 36, 6 3 कैरी, यस। तो ये आ जाएगा अपने पास 86.5 आई थिंक, है ना। इसका आंसर आ जाएगा बेटा 86.5। क्लियर। तो द हाइट ऑफ द काइट इज 86.5, यूनिट्स का ध्यान रखना मीटर, सो द आंसर इन मीन्स इन मीटर। तो हाइट ऑफ द काइट इज 86.5 मीटर। चलिए, बड़ा इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज as observed from the top of a 100-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are found to be 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, then find the distance between the two ships. Okay, देखिए मान लेते हैं हमारा लाइट हाउस है, ये हमारा सी है, ये पहला शिप, ये दूसरा शिप, ठीक है, और ये 100 मीटर हाई है लाइट हाउस, बाय डिफॉल्ट इट इज परपेंडिकुलर टू द सी लेवल, और यहां से हम इन दो शिप्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से इन दो शिप्स को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस पहले शिप को देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे 30 डिग्री यूज करना पड़ रहा है, और दूसरे वाले को 45 डिग्री यूज करना पड़ रहा है। ये दोनों लाइंस बेटा पैरेलल हैं, तो ये अगर 30 डिग्री है तो बेटा ये भी 30 डिग्री हो जाएगा एंगल, और ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। वाई? बिकॉज दीज टू आर पैरेलल लाइन एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, उसकी वजह से हमने ऐसा लिखा है। ये दो शिप से इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेट्स इनको पॉइंट का नाम देते हैं ए बी सी डी, है ना। तो देखिए डी सी हमें फाइंड करना, लेट्स इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, एक्स बोल देता हूँ इसको मैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू में निकालनी, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले अपन ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में हमने 1045 डिग्री लगाया बेटा, ठीक है, इस ट्राइंगल ए बी सी में 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 100 हो गई, बेस हमारा बी सी, तो 100 डिवाइडेड बाय बी सी। 1045 कितना होता है सर 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 100 बाय बी सी। तो बेटा बी सी की वैल्यू हो जाएगी 100, बी सी कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया। अच्छा, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा दिखाई दे रहा है सर, ए बी सी, सॉरी ए बी डी दिखाई दे रहा है, इसमें एंगल 30 डिग्री है, इसमें भी अपन ने 10 लगा दिया। इन ट्राइंगल ए बी डी में हमने 1030 लगा दिया बेटा, तो 1030 इस ट्राइंगल ए बी डी में हमने 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अगेन 100 है सर। बेस की बात करें तो बेस बी से लेके डी तक है, यानी 100 प्लस एक्स, हमें एक्स निकालना, ध्यान रखना 100 प्लस एक्स। सो 1030 की वैल्यू सर 1/√3 होती है, सो 1/√3 इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 प्लस एक्स इक्वल टू 100√3, 100 को उधर ले जाओ,
100 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में √3 - 1, 100 √3 की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 1.732, तो 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.732 आएगा, 0.732 आएगा, और 100 को 0.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 73.2। तो यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज 73.2, लेकिन यूनिट के साथ दैट इज इन मीटर, तो आंसर शुड बी 73.2 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, दैट इज 73.2 मीटर्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, देखिए ये कह रहा है कि हमारे पास एक ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और ये एक सर्कल है जो कि इस क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये सेंटर मान लेते हैं सर्कल का ओ। ये जो अपोजिट साइड्स हैं, ये जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, ये अपोजिट साइड सेंटर पे कुछ एंगल बना रही है, लेट्स से ये एंगल, और ये अपोजिट पे ये एंगल बना रही है, ये अपोजिट साइड इस पे सेंटर पे कुछ एंगल बना रही है। तो मान लेते ये अल्फा और ये बीटा है। हमें प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है बेसिकली, ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए इसके लिए अपन प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जो लाइन कनेक्ट करती है, ये थ्योरम आपको याद होगी कि ये हमारा सर्कल है, ये दो टेंजेंट्स हैं यहाँ से, और ये इस तरह से कुछ फिगर है। ये एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जो लाइन कनेक्ट करती है, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जो लाइन कनेक्ट करती है वो एंगल बाइसेक्टर का काम करती है। ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, इवन ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस वाले एंगल्स की बात करें, इन दोनों की, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, इसको हमें यहाँ पे यूज करना है। तो देखते जाओ, देखो करते हैं इसको अपन सॉल्व। हमने क्या किया, इसको ज्वाइन किया इससे, इसको ज्वाइन किया इससे, तो आपको अब शेप नजर आ रही होगी, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट और ये सेंटर, तो सर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इसको नाम दे दिया एक्स एक्स। ठीक है, सेम वे इसको भी मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये सेंटर है, तो ये दोनों भी एंगल्स इक्वल और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल, नाम ले देते हैं इसको लेट्स से वाई, तो ये भी वाई। सिमिलरली मैंने इस ओ को इससे भी ज्वाइन कर दिया, तो देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये सेंटर, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल, मान लेते ये एंगल W, तो ये एंगल भी W। चलिए ये एक्सटर्नल पॉइंट, इससे ये दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जो लाइन कनेक्ट कर रही है वो एंगल बाइसेक्टर का काम करती है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल, तो मतलब मान लेते ये एंगल Z है, तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, Z होगा। अब देखिए इस पॉइंट के अराउंड सभी एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। आप देख सकते हो X 2 बार आ रहा है, Y 2 बार आ रहा है, W 2 बार आ रहा है, Z W 2 बार आ रहा है, तो पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है उन सबका सम 360 डिग्री होता है। तो X + Y + W + Z शुड बी 360 डिग्री। 2 को उधर शिफ्ट कर दो, तो X + Y + W + Z इक्वल टू 360 + Y2 दैट इज 180। और डायग्राम से अगर आप ध्यान से देखो तो X + Y इज नथिंग बट अल्फा, इसको आप अल्फा बोल सकते हो, और W + Z इज नथिंग बट बीटा, तो आप इसको बीटा बोल सकते हो। तो देखो हमारा प्रूव हो चुका है, अल्फा + बीटा इज 180 डिग्री, यही चाहिए था हमें, तो बड़े आसानी से प्रूव हो गया। सिर्फ यही प्रॉपर्टी यूज हुई कि एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जो लाइन कनेक्ट करती है वो एंगल बाइसेक्टर का काम करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी बुक का ही है, बड़ा आता ही है, हमेशा बोर्ड में पूछा ही जाता है, हमेशा, इस बार भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है कि प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल ABC का जो पेरीमीटर है उसका हाफ AQ के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए तो अपन चालू करते हैं प्रोसेस। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ABC की। तो पेरीमीटर ऑफ ABC तो हो जाएगा सर AB + BC + AC, यहां तक सही। अच्छा, इस BC को मैं देखो ब्रेक कर सकता हूं BP + PC में, तो मैंने क्या किया, AB BC को रख दिया BP + PC + AC। इस BC को हमने ब्रेक कर दिया पहले ऐसे। अब देखिए B से P, ये B हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो B से P और B से Q का डिस्टेंस इक्वल होगा नहीं, तो BP की जगह मैं BQ बोल सकता हूं क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। अगेन ये हमारा C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो C से P और C से R का डिस्टेंस इक्वल होगा, होगा नहीं होगा, C से P C से R,
तो मैं इस पीसी को CR बोल सकता हूँ, सही है। बाकी को एज इट इज रख दो, AB प्लस प्लस AC। अब आप देखो यहां से AB प्लस BQ क्या नजर आ रहा है, AB प्लस BQ क्या नजर आ रहा है सर, AQ नजर आ रहा है, तो इसको मैं AQ बोल सकता हूं। अच्छा CR प्लस AC देखो क्या नजर आ रहा है, CR प्लस AC नजर आ रहा है AR, तो इसको मैं AR बोल सकता हूं, ठीक है। ये पेरीमीटर ऑफ ABC चल रहा है, ध्यान से देखना। अच्छा अब देखो ध्यान से, A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो A से Q का डिस्टेंस और A से R का डिस्टेंस भी सेम होगा, तो मैं AQ और AR को इक्वल बोल सकता हूं, यानी मैं AR को भी AQ बोल सकता हूं एक तरह से। तो AQ प्लस AQ कितना हो गया सर, ट्वाइस AQ हो गया। सो ट्वाइस AQ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। इस 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो AQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ABC। यही हमें प्रूव करना था, देखिए आ गया, AQ इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ABC। बड़ा इजी क्वेश्चन था, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, आपको सिर्फ इतना यूज करना था बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और इस इन्फॉर्मेशन में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। द फॉलोइंग डेटा शोज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 50 एग्जिस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इन अ डे, ठीक है। एक टेबल दे रखी है, उस टेबल पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। टेबल ये रही आपके सामने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स, ये डिस्टेंस बता रखे हैं, और नीचे नंबर ऑफ बसेस, ठीक है। 100 से 120 किलोमीटर ट्रैवल करने वाली बसेस 12 हैं, 120 से 140 14, 140 से 168, 160 से 186 और 180 से 210। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है मीडियन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस, हमें मीडियन डिस्टेंस निकालना है विच इज ट्रेवल बाय द बस, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी सबसे पहले तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं वापस से टेबल बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखा है विच इज इन किलोमीटर, और यहाँ पे नंबर ऑफ बसेस यानी कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली। तो ये 100 से 120, 140, 160, 180 और लास्ट में 200, ठीक है बेटा। और यहाँ पे दे रखा है 12, 14, 8, 6 और 10, ठीक है। तो अपन पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना ले। सबसे पहले तो लेस देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, लेस देन 120 आंसर है 12, लेस देन 140 में ये दोनों ग्रुप आ जाएंगे, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, 12 प्लस 14 दैट इज 26। इसी तरह से अपन करते जाएंगे, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 दैट इज 50। तो ये आपकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, दैट इज कैपिटल N। अब मीडियन क्लास किसको बोलेंगे, वो क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से जस्ट ग्रेटर हो, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो, n/2 से जस्ट ग्रेटर हो। n कितना है 50, तो 50/2 यानी कि 25, 25 से जस्ट ग्रेटर कौन नजर आ रहा है, दैट इज 26। तो ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। और अगर ये मीडियन क्लास हो गई तो ये लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हो गई, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास हो गई। और मीडियन क्लास से जो पहले वाली क्लास होती है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को C बोलेंगे अपन, CF, ठीक है। और क्लास साइज H, क्लास साइज कितनी हुई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 140 माइनस 120, तो क्लास साइज 20 हो गई बेटा। क्लास साइज कितनी हो गई, 20 हो गई। तो हमारे पास L आ चुका है, F आ चुका है, CF आ चुका है, H आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, कैपिटल N भी हमारे पास है। तो बस अब फॉर्मूले में वैल्यू डाल लियो और सॉल्व करो, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या था, मीडियन का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, तो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना है सर, L तो 20 है, प्लस n/2 कितना है, n/2 सर 25 है। CF कितना है सर, CF तो 12 है सर। F कितना है, F 14 है। और H कितना है 20। सो 20 प्लस 20 नहीं 120, सॉरी, L 120 है, 120 प्लस 13 अपॉन 14 इंटू 20
ये आया, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लें, 13/14 इंटू 20 को रफली कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 18.57, ये आपका आएगा 18.57, सही है। नाउ ये आ जाएगा फाइनली आंसर 138.57, ठीक है। दिस आर द नंबर ऑफ बसेस बेसिकली, ठीक है। सो नंबर ऑफ बसेस नहीं होगा, सॉरी, ये डिस्टेंस आएगा 138.57, ठीक है। सो दिस इज द मीडियन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस, 138.57 किलोमीटर्स, ठीक है। अब हमसे मीन भी पूछा जा रहा है नेक्स्ट में, चलिए अपन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। मीडियन तो निकाल ही लिया, अब मीन निकाल लेते हैं बेटा, है ना। चलिए मीन निकालते हैं, इसका हमें मीन निकालना है, ठीक है। तो वापस से टेबल बनानी पड़ेगी, चलिए बना लेते फटाफट से। डिस्टेंस, ये फ्रीक्वेंसी हमारी, दैट इज नंबर ऑफ बसेस, 100 से 120, 140, 160, 180, 200, 120, 140, 160, 180। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी 12, 14, 8 और 6 और 10, 6 और 10, ठीक है। अब देखिए अपन क्या करें, ये जब भी क्लास इंटरवल गिवन होते हैं तो अपन क्लास मार्क निकाल लेते हैं। क्लास मार्क ही आपका एक्स कहलाता है, ठीक है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। सो 120 प्लस 100 220, 220 का हाफ 110, तो ये 110 आ जाएगा। सिमिलरली बाकी भी आप निकाल लीजिए, देखो यहाँ पे 20 का गैप चला तो इधर भी 20 का गैप चलेगा, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। 130, 150, 170, 190, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए अपन क्या करते हैं, इनमें से इन गिवन ऑब्जर्वेशन में से किसी एक को अज्यूम मीन मान लेते हैं। तो 150 सबके मिडिल में आ रहा है तो इसको मैंने अज्यूम्ड मीन मान लिया, दैट इज ए। अब अपन क्या निकाल लेते हैं बेटा, डिवीजन निकाल लेते हैं इसका। डिवीजन कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन माइनस अज्यूम्ड मीन, ऑब्जर्वेशन माइनस अज्यूम्ड मीन। अज्यूम मीन हमारा 150 है, 110 माइनस 150 तो माइनस 40 आएगा, 130 माइनस 150 माइनस 20 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस 20 आ जाएगा, ये प्लस 40 आ जाएगा, तो ये हमारी डिवीजन आ गई। फिर अपन क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू डिवीजन, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी डिवीजन है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू माइनस 40 तो माइनस 480, सही है। 14 इंटू 2 दैट इज माइनस का 280, देन 8 इंटू 0 सर 0, 6 इंटू 20 सर 120 और 10 इंटू 40 दैट इज 400, ठीक है ना। नाउ अब देखो माइनस 480 प्लस 400 तो माइनस का 80 बचा, माइनस का 80 माइनस का 80 माइनस का 360 हुआ, माइनस 360 में से 120 गया तो माइनस का 240, समेशन एफ डी आ जाएगा माइनस का 240, ठीक है ना। अब समेशन एफ कर लेते हैं, समेशन एफ 50 आएगा बेटा, ऑलरेडी दे रखा था क्वेश्चन में, समेशन एफ 50। फॉर्मूला अपन जानते हैं मीन निकालने का, मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ, ठीक है। तो ए कितना दे रखा है हमें 150, समेशन एफ डी कितना आया माइनस का 240 डिवाइडेड बाय एफ कितना बेटा 50, तो 150 माइनस 4.8 दैट इज 145.2, so median distances should be 145.2, तो मीडियन डिस्टेंस इज 145.2 किलोमीटर्स, आंसर किलोमीटर में आएगा, ठीक है। तो मीडियन भी निकाल लिया, मीन भी निकाल लिया, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी थी, मीडियन भी निकालना था, मीन भी निकालना था। चलिए आगे बढ़ते बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ अगेन केस स्टडी क्वेश्चंस, मेंसुरेशन से है। यहाँ पे हमें बता रखा है कि एक हमारे पास एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है जो जिसके पास एक हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन माउंटेड है, दोनों का रेडियस सेम है, साफ दिख रहा है फिगर से। हमें ऐसे कितने टॉय बनाने, 50 टॉयज बनाने, और आपको दे रखा है कि ये जो रेडियस है वो 21 है और हाइट कितनी है 28 है। तो हमें क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ 50 टॉयज, ऐसे 50 टॉयज की वॉल्यूम बतानी है कितनी होगी। दूसरा हमें क्या करना है, हेमिस्फीयर और कोन का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, हेमिस्फीयर और कोन की वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, ठीक है। नोट कर लें, 21 तो रेडियस है और हाइट 28 है। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए तो
यहाँ पे हमारे पास ये कोन है और ये हेमिस्फीयर है। ऐसे हमें कितने टॉय बनाने, 50। रेडियस दे रखा था बेटा 21 और हाइट दे रखी थी 28। तो इस पहले एक टॉय का वॉल्यूम निकाल लें। सो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सर 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन का वॉल्यूम सर 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये एक टॉय का वॉल्यूम हुआ। इसको अगर आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द 50 टॉय। वॉल्यूम ऑफ 50 टॉयज। हमने क्या किया, दोनों ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाला और उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, नाउ अब देखिए कुछ अगर कॉमन निकल सकता है तो उसको कॉमन निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक तो पाई कॉमन है, नीचे 3 कॉमन है, आर का स्क्वायर भी कॉमन है। तो 50 पाई भी कॉमन निकाल लिया, आर स्क्वायर भी कॉमन निकाल लिया, 3 भी कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में बच जाएगा बेटा कितना, पाई आर स्क्वायर तो आ चुका है, यहाँ पे 2r बचा और यहाँ पे h बचा। सिंपल वैल्यूज पुट कर देते हैं। 50 इंटू पाई आर कितना है बेटा, सॉरी पाई की जगह पे इनको 22/7 रखना है ना, पाई की जगह अपन 22/7 रखेंगे। पाई की जगह 22/7, आर कितना है 21 इंटू 21, नीचे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, नाउ 2r 2 इंटू 21 प्लस h हमारा कितना है 28। ठीक है, अब फाइनली बेटा आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। 7 3 जा 21, 21 से 21 कैंसिल हो रहा है बेटा, है ना। 21 इंटू 2 42 हो जाएगा, 42 प्लस 28 70 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 50 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 70, ये आ जाएगा 70 इंटू 50 हो जाएगा 3500, 3500 इंटू 22 इंटू 21। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर ले। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है बेटा, कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। सही है, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा फाइनली 32 सॉरी 1617000 सेंटीमीटर क्यूबिक। सेंटीमीटर क्यूबिक क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में चल रही थी, तो 1617000 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसने क्या बोला था हमसे कि ये तो हमारा ए पार्ट हो गया। इसने बोला था हेमिस्फीयर और कोन की वॉल्यूम का रेशियो बताइए, बी पार्ट है ना। ये तो हमारा ए पार्ट हो गया सॉल्व बेटा। बी पार्ट में हमें हेमिस्फीयर और कोन की वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ कोन का रेशियो बताना था। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला सर 2/3 पाई आर क्यूब, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल कर दो बेटा, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल, तो ऊपर रह जाएगा बेटा 2r, नीचे रह जाएगा h। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। रेडियस तो सर 21 है और हाइट 28 है। 7 से काट दिया इसको 3 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 3/2। सो द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 3:2। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हुआ। आई थिंक यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।